बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ, और आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं उसके लिए मेरे साथ मेरी खास सहयोगी भी हैं, किरण भारद्वाज। नमस्कार। लगातार जब आप अखबार देख रहे थे, आपको ऐसी तस्वीरें दिखी जो आपको दिल तक हिला कर रख चुकी हैं। वो तस्वीरें हैं उन मजदूरों की जिनके पाँव के छाले आपको याद आ रहे होंगे, जिनके पाँव से रिसते हुए खून आपको याद आ रहा होगा, और उस रिसते हुए खून से जो हमारा पूरा राजपथ जिसको कहा जाए और पूरा जो हाईवेज हैं वो बिल्कुल अपने निशान छोड़ चुके हैं। वो सारी तस्वीरें सच्ची थी, किसी फिल्मी कहानी की तस्वीरें नहीं थी वो। और ऐसे में मुझे याद आता है वो जो भूखे प्यासे मजदूर लगातार चलते रहे, अपनी जान गंवाते रहे। लॉकडाउन में जब हम सुरक्षित अपने घरों में बैठे हुए थे, अपने बच्चों के ख्याल में थे और अपने घर वालों के ख्याल में थे, तब वो मजदूर अपने नन्हे नन्हे बच्चों को पैदल चलाते हुए, जब हमारे भारत में लगभग 48 डिग्री जो है वो गर्मी पड़ रही थी, और तब वो बच्चे नंगे पांव पैदल चल रहे थे। और बच्चे ही नहीं, उनके माँ बाप, बूढ़े बुजुर्ग, और उसके अलावा जब श्रमिक ट्रेन चलाई गई उसमें भी तमाम ऐसी घटनाएं हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। और वो भूखे जब पेट मजदूरों को कोई भी देखता तो शायद उसे धूमिल की वही कविता याद आती कि एक आदमी वो है जो रोटी बेलता है, एक आदमी वो है जो रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वो रोटी से खेलता है। ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। वाकई देश की संसद मौन हो गई। किसी ने कुछ नहीं कहा जब इन मजदूरों के साथ ये जाती हो रही थी। शायद जब लॉकडाउन के बारे में सोचा गया तब मजदूरों के बारे में सोचा ही नहीं गया। आखिर ऐसा क्यों होता है? और ऐसे में आखिर उम्मीद किससे हो? जाहिर सी बात है कि पूरी उम्मीद जुड़ गई अदालत से, लेकिन अदालत भी मेहरबान होने में बहुत वक्त लिया उसने। और इसको कहते हैं कि मेहरबान आते आते बहुत देर कर दी। तब तक न जाने कितने मजदूर अपनी जान गंवा चुके थे। अपने खून पसीने की बदौलत देश के विकास की बुनियाद तैयार करने वाले मजदूरों की बुनियाद आज हिली हुई है। रोजी रोटी की आरजू लिए घर से बड़े शहर गए लाखों मजदूरों की जिंदगी में देश में लॉकडाउन की वजह से ग्रहण लगा हुआ है। लॉकडाउन के बाद श्रमिकों के पलायन से सरकार को उनकी मौजूदगी और जरूरत का एहसास तो हुआ, लेकिन बहुत देर हुई। हालांकि देर से सही, राहत देने के नाम पर सरकार जुटी, लेकिन हकीकत कुछ और रही। हकीकत यह है कि जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद श्रमिकों को गुजर बसर करने लायक पारिश्रमिक तक नहीं मिल पाता। वो अपने परिवार के लिए 2 जून रोटी भी बमुश्किल से जुटा पाता है। और अब स्थिति और गंभीर है। वर्तमान कानून में ठेकेदार के माध्यम से एक साथ दूसरे राज्य गए लोगों को ही प्रवासी मजदूर माना गया है, जबकि आज लाखों लोग बिना किसी ठेकेदार के भी अकेले अन्य राज्यों में मजदूरी के लिए जाते हैं। ऐसे में उन मजदूरों का क्या होगा जो न तो प्रवासी हैं और न ही उस राज्य के वासी हैं? वो केवल श्रमिक हैं, उनके साथ कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई परिचय नहीं है। प्रवासी श्रमिकों के हर तरह की मदद और सुरक्षा प्रदान करने के लिए वैसे तो अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम 1978 में ही बना था, लेकिन बावजूद इसके किसी भी सरकार ने इसका कड़ाई से पालन न तो किया न ही कोई दिलचस्पी दिखाई। अब प्रवासी श्रमिक हमेशा अनदेखे ही रहे। 2011 की जनगणना की यदि हम बात करें तो इसके अनुसार भारत में असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों की कुल संख्या 45 करोड़ 36 लाख थी, जो कि वर्तमान में बढ़कर के 50 करोड़ से ज्यादा होने का अनुमान है। इनमें से अधिकतर प्रवासी श्रमिक होते हैं जो कि एक राज्य से दूसरे राज्यों में आजीविका की तलाश में जाते हैं। 2019 में किए गए अध्ययन के मुताबिक देश के बड़े शहरों की लगभग 29% आबादी दिहाड़ी मजदूरों की बताई गई है। ये सारे आंकड़े मैं आपको इसलिए दे रही हूं कि आज मैं इसी मसले पर हम अपने तमाम वरिष्ठ पैनल से बातचीत करेंगे और उन श्रमिकों की आवाज बनेगा आज का ये कार्यक्रम। अब इन आंकड़ों के आधार पर यदि आप जाए तो जाहिर है कि प्रवासी मजदूरों की संख्या काफी है और ये अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। उधर लॉकडाउन में यदि हम बात करें तो लाखों अप्रवासी बेघर हो गए, उद्योग धंधे बंद हो गए, मकान मालिक ने किराया नहीं मिलने पर घरों पर ताला जड़ दिया, घर से बाहर निकाल दिया। बेचारे मेहनत कर श्रमिक सपरिवार सड़क पर आ गए। और उसके बाद वो तस्वीर सबके सामने आई जो शायद कोई नहीं देखना चाहता था। देश के अदालतों ने सबसे पहले इनकी हालात पर गौर किया।
अदालत में भी हाई कोर्ट्स ने, और मदद करने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, केंद्र सरकार को कई सख्त निर्देश दिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ कई सवाल उठते हैं, उन सवालों को भी आज मैं उठाऊंगी। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि घर जाने वाले अप्रवासियों को भोजन, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए और सफर का पैसा श्रमिकों को नहीं देना होगा। सरकार ने कई राहत पैकेज की भी घोषणा की, लाखों करोड़ों रुपए मदद देने की बात कही गई। ये अलग बात है कि सच्चाई अलग है, तस्वीर अलग है। लेकिन जब तक बुनियादी व्यवस्थाओं में बदलाव नहीं होगा तब तक ये सारी बातें हवाई रहेंगी। अप्रवासी श्रमिकों के हालात में बदलाव आने की संभावना बेहद कम है। श्रमिकों के मानवाधिकार का हनन भी लॉकडाउन के दौरान खूब हुआ, इस पर भी आज चर्चा होगी हमारे खास मेहमान से। इसकी भरपाई अब कैसे हो, ये भी एक सवाल है। आगे मजदूरों का भविष्य कैसे सुरक्षित किया जाए, ये एक बड़ा सवाल है। आज एक श्रमिक अपने हितों के लिए कोर्ट नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास कोई साधन ही नहीं है। गौरतलब है कि तमाम कोर्ट डिजिटल भी हो गए हैं, लॉकडाउन के दौरान डिजिटली सुनवाई चल रही है। लेकिन श्रमिक क्या करे, वो पहुंच ही नहीं सकता वहां तक। जब तक डिजिटल कोर्ट नहीं थे तब तक भी वो नहीं पहुंच पाता था, अब तो उसके लिए और जैसे असंभव सी स्थिति आ गई है। ऐसे में कानूनी सहायता उसे कैसे उपलब्ध हो, इसका फिक्र कानूनी समुदाय को करनी होगी। आज हम अप्रवासी श्रमिकों की स्थिति को बेहतर बनाने से जुड़े इन तमाम मसलों पर चर्चा करने वाले हैं। एक अलग तरह की चर्चा है इसमें, जहां आप कानूनी दुनिया की बारीकी पर तो हम जिक्र करेंगे ही, उसको समझने की कोशिश करेंगे ही, मजदूरों के दर्द को समझाने की कोशिश मैं करूंगी अपने तमाम पैनलिस्टों को, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे में उनका इलाज क्या हो, उनके हमदर्द आखिर अदालत कैसे बन पाएगी, कानून की दुनिया उनका हमदर्द कैसे बन पाएगी। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको अपने तमाम पैनलिस्टों के साथ रूबरू करवा दूं। बहुत ही खास मेहमान हमारे आज इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, और इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं माननीय जस्टिस अनिल आर दवे और सुप्रीम कोर्ट जज। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ज्योतिका कालरा जी, सदस्य NHRC हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम मेरे साथ इस NHRC मैंने बोला, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका मेरे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हमारे साथ खास वक्ता हैं प्रदीप राय जी, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, और हमारे साथ डॉक्टर अनमोल रतन सिद्धू, वरिष्ठ अधिवक्ता पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, संस्थापक सदस्य गवर्निंग काउंसिल ICADR। थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ डॉक्टर BN नंदा, प्रिंसिपल लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एडवाइजर, श्रम मंत्रालय हमारे साथ बने रहेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान और जुड़ रही हैं, अलका अग्रवाल, सदस्य SCBA एडिशनल एडवोकेट जनरल हरियाणा, और शोभा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, अधिवक्ता हैं NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की। और हमारे साथ हमारी खास मॉडरेटर किरण भारद्वाज जी भी हैं, जो खुद एक वकील हैं और ICADR से जुड़ी हुई हैं। इस तरह के मसलों पर अपनी आवाज़ बहुत बुलंद तरीके से रखती हैं। इसके पहले कि मैं किरण जी को बोलूँ कि वो कानून की जानकार हैं, तो जाहिर सी बात है कि सारी चीज़ें कानूनी चश्मे से वो देखेंगी और दिखाएंगी। जस्टिस दवे, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज टू यू। हालांकि जो स्थिति आई है, तमाम सरकारों ने बहुत दावे किए और ये कहा गया कि अभी तस्वीर काफ़ी रंगीन है, लेकिन ये सारे जिसको कहा जाए आदमगोंडवी की भाषा में कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। सर, डू यू थिंक दैट सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन दैट step, suo motu step, I can say it as a step, it was too late? I think there was an approach to see that their grievances are addressed, but I think there was some delay. I said that there was some delay. It was late, sir. So, what do you think? What are the options? What are the options they could have? I think the better course was for the government. The government should have taken due care. You see, the court will come in the picture only when the government fails, not otherwise. You see, people should have been informed that this lockdown was to continue for 2 months or so. They should have been given some time, say 3 or 4 days time, so as to reach their home. That was not given, and that created a problem for everybody. Sir, very right, sir.
किरण जी आपका। Sir, good evening, sir. Very good evening. So, in this, the core issue is for the protection of fundamental rights of these millions of migrant laborers who have come from the native states to their cities to earn their livelihood, and once this all of a sudden the lockdown has come, and the government, without having taken any steps for the poor, weaker sections of the society, like the slum dwellers, poor, homeless people, like informal sector workers. So nothing was planned, and all of a sudden this has come, because this was a pandemic emergency of the lockdown for this COVID-19. But the steps, the planning must have taken place in order, so that the fundamental rights of billions of poor migrants for the life, to their life, the liberty, and their rightly to move freely from in the country all across India, and to return home safely and with dignity. These rights are guaranteed under Article 14, 19(1), Article 21 of our Constitution of India. So there is some responsibility and duties enshrined on the central, the state, and the welfare of India. Being a welfare country, has the following step must have been taken by various authorities, various agencies, to protect them, protect the poor laborers. Sir, in this view, I just want to ask, sir, what is your opinion, what is your suggestions further to help these poor migrant laborers, so that this thing should not happen again? Like in 1947, I've been told that this migrant, they were going on their foot At the time of partition. Yes. time, and thereafter we have seen in our era, this 2 months, last 2-3 months, this thing has happened. But in future, it should not happen. What is your opinion, view, sir, on this? See, right now we are doing postmortem. Something has already been done. As I firmly believe that people should have been informed that the lockdown will continue for at least 2 months, and at least 4 or 5 days time should have given to everybody so that they can reach their home. That was not done. Anyway, what has been done has been done. We can't do anything. I may tell you one thing. There are certain laws. As for example, there is a Building and Other Construction Workers Welfare Cess Act, and there is a Building and Other Construction Workers Act 1996. Under this cess, not less than 1 and not more than 2% of construction cost is collected by the government. Huge amount is collected. It is said that roughly 20,000 crores are collected by the government from the builders, or those who are concerned with construction activity. Now, what is the government doing with them? I think something should have been done from that one, and even it isn't today. Perhaps nothing has been done. The court had to give certain directions. Now, as per those directions, if something has been done for their welfare, etc., then I think in future such a problem would not arise. So, sir, you mean And that 20,000 crores is a huge amount. Government gets 20,000 crores every too year. much? They can have some small residence for them. Say they may have bunk bed, etc. Only 4-5 persons can stay in a room, if not with family. All this could have been done. So proper planning should be done for the future, so that this thing should not be repeated. That's right. So that is very kind of you, sir. We'll get back to you, sir. Now our learned madam is here, Madam Jyotika Kalra. Madam, I just want to know, like, you have seen this fake news which has come, and with the fake news, lot of migrant laborers, they have started walking. They said that this lockdown will go on for 3 months or so, something like this. So, what was the what are the steps which the government and which the acts which are there, like Disaster Management Act is there, and other acts are there also to protect this. But what are the rights? Can you just explain, ma'am, further so that this migrant labor should know what are the rights and नहीं, मैं किरण इसमें थोड़ा सा इजाफा करना चाहूँगी जो अभी तक बातचीत चल रही थी। वो पहली बात तो ये है कि ये मसला जो माइग्रेंट का था, ये लगभग 28 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में आ गया था। अलग आलोक ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाली थी
और बहुत डिटेल्ड ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का 31 मार्च 2020 का है, जिसमें वो सारी जो सेफ गार्ड्स की बात आती है। तो 31 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने वो सब 5-6 पेज का लंबा ऑर्डर है, और वो सारी उसमें वो सब निर्देश दिए गए थे कि उनकी भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके रहने की व्यवस्था होनी चाहिए, और ये भी व्यवस्था होनी चाहिए कि हर जगह पर जहाँ पर माइग्रेंट्स रह रहे हैं उनकी जो मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, बिकॉज वो सब लोग बहुत डिस्टर्ब हैं, तो उनके साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट वहाँ पर होने चाहिए ताकि वो उनको प्रॉपरली गाइड कर सके। तो एक लंबा ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च की तारीख को अलग आलोक ने जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाली थी उसमें दिया। उसके साथ ही हर्ष मंदर की पिटीशन है जो कि 3 अप्रैल को हर्ष मंदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया डाली थी, और जिसमें हर्ष मंदर ने ये कोर्ट के सामने ये दरख्वास्त लगाई थी मेनली कि जितने भी वेजेस हैं जो इनके, क्योंकि लॉकडाउन हो गया अब इसमें इनको वेजेस नहीं मिल पाएंगे, तो इस दौरान के जो वेजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट से ऐसा दिशा निर्देश मांगे गए थे कि वो वेजेस माइग्रेंट लेबरर्स को मिलने चाहिए। और इसी के चलते जो सबसे पहला भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो नोटिफिकेशन 24 मार्च को लॉकडाउन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आया था, 27 मार्च का जो उसका एक फर्दर नोटिफिकेशन आता है, तो वो पहली, क्योंकि 24 मार्च को लॉकडाउन अनाउंस होता है और 27 मार्च 26 मार्च की बात है, जबकि दिल्ली में आपके जो ये बस स्टेशन है, बस स्टैंड है, वहाँ पे आनंद विहार के बस स्टैंड पे बहुत सारे लेबरर्स इकट्ठे होते हैं, लगभग हजारों लाखों की संख्या में इकट्ठे होते हैं, और अन्य स्थानों पर भी इकट्ठे होते हैं, और वहां से यूपी सरकार और राजस्थान सरकार और अन्य सरकारें बसों पर उनको लेके जाती हैं। तो मसला आ गया था कि लेबरर्स जो हैं, हम श्रमिकों को सिर्फ भोजन देकर या उनको रहने की व्यवस्था कर शायद हमको रोक नहीं पाएंगे। तो सरकार ने 27 मार्च को नोटिफिकेशन जारी की कि सभी जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं उनको अपने सभी एम्प्लॉयज को पूर्ण वेजेस देने हैं। लॉकडाउन के पीरियड अनाउंस नहीं था, लॉकडाउन के पीरियड के वेजेस देने हैं। और ये थर्ड जब नोटिफिकेशन आती है, लॉकडाउन 3 की जब नोटिफिकेशन आती है, उसमें आकर ये बात समाप्त होती है कि 18 मई या तब 18 मई के बाद से वेजेस की जो बात थी वो अब लागू नहीं होगी। तो सुप्रीम कोर्ट सुनिश्चित, भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये सुनिश्चित किया कि इनको वेजेस मिलने चाहिए, ये एक कानून के रूप में आ गया नोटिफिकेशन के तहत। और वो नोटिफिकेशन जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के सेक्शन 6(2)(i) में केंद्र सरकार या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देती है, और डीएम तक जितनी भी आती है उसके तहत वो नोटिफिकेशन चलती है। तो जो मैं ये कहना चाहती थी कि सेफ गार्ड बिल्कुल शुरू में ही ये रियलाइज हो गया था कि माइग्रेंट्स, या माइग्रेंट शब्द अपने आप में डिमीनिंग है, अपने देश के लोगों को हम माइग्रेंट कहते हैं, प्रवासी कहते हैं, मुझे तो बहुत दुख लगता है उस बात को। और ये जो माइग्रेशन की प्रक्रिया है जो विद इन कंट्री भी होती है या विदेशों में भी होती है, विदेश में भी जाते हैं, वो इकोनॉमिक रीजंस हैं उसके। बिल्कुल, वो कोई एक लेबर माइग्रेंट करता नहीं। मेरे पिता ने भी शायद आज से जब 50 साल पहले पंजाब से आए थे तो वो भी माइग्रेट कर गया, तो मैं भी एक माइग्रेंट हुई। आप आर्थिक कारणों की वजह से जहां पर साधन होते हैं, जहां पर एम्प्लॉयमेंट होती है, वहां पर लोग जाते हैं, और वहां पे काम करने वालों की आवश्यकता होती है। वो भी किसी पे एहसान नहीं करते, उनको काम करने वाले चाहिए। तो जहां काम करने वालों की आवश्यकता होती है और जिस स्थान पर वो होते हैं वहां पर काम के एवेन्यूज इतने नहीं होते, तो वहां से उठ के वो वहां दूसरे स्थानों पर जाते हैं जहां पे काम करने वाले होते हैं। और जहां तक कानून की बात है, जैसे जस्टिस दवे ने भी अभी बताया, इंटरस्टेट माइग्रेशन लेबर एक्ट है, और पर उस एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है, और उस एजेंट को रजिस्टर होना चाहिए, और जो एम्प्लॉयर उस इंटरस्टेट माइग्रेंट लेबर को ले रहा है उसको रजिस्टर होना चाहिए। पर हर कानून को लागू करवाने के लिए, कानून हिंदुस्तान में बहुत है, कानूनों को लागू करवाने के लिए बहुत ही ज्यादा कमिटेड सरकारी अफसर, कर्मचारी, और उसके साथ साथ उनका ये माइंडसेट होना चाहिए कि इसको वेजेस मिलने चाहिए। बिल्कुल। और दूसरा कानून जो अभी जिसका जिक्र हुआ था वो था बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड। अभी जो मिनिस्टर है लेबर के, संतोष कुमार गंगवार, उन्होंने अभी ये जब ड्यूरिंग लॉकडाउन उन्होंने बोला था कि 52,000 करोड़ इस बोर्ड में पड़ा हुआ है। 3.5 करोड़ जो लेबरर्स हैं, जो श्रमिक है, और ये सभी श्रमिक बड़ी संख्या में बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर में होते हैं, एक बड़ा तादाद जो है बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर में होता है, कि 3.5 करोड़ श्रमिक रजिस्टर्ड है। आप कोशिश करके अन्य श्रमिकों को भी इसमें रजिस्टर करिए, ताकि जैसे दिल्ली सरकार का भी आपको ध्यान होगा, 5-5 हजार के दो इंस्टॉलमेंट्स गए हैं जो रजिस्टर्ड लेबरर है इन बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर। तो
ये जो 52,000 करोड़ है, ये रजिस्ट्रेशन भी एक इशू है। जितने भी वर्कर इससे बाहर है, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर की रजिस्ट्रेशन से बाहर है, उनको इसमें रजिस्टर करना चाहिए, ताकि जैसे अभी किरण कह रही थी कि आने वाले समय में दिक्कत ना हो। तो अगर वो सभी श्रमिक जो कि बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, उनके भी, वो भी मैंने पूरा रिसर्च किया है, उसमें भी रजिस्ट्रेशन में कहाँ लोच आता है। आधार सबके पास है, परंतु उनकी जो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाती वो उनका बैंक अकाउंट है। बिल्कुल, वो तो जिसकी सरकार दावा कर रही है कि जनधन योजना के तहत वो बैंक अकाउंट को, लेकिन ज्योतिका जी आप सभी लोग कानून के माहिर हैं, तो मैं जान रही हूँ कि सब चीज़ों को कानूनी नज़र से देख रही हैं। मैं एक पत्रकार होने के तौर पर मैं आपको वो तस्वीरें भी दिखानी चाहूँगी जो कि सच्चाई है। आपने कहा सरकार एक के बाद एक नोटिफिकेशन लाती रही, आपने कहा अदालतों ने तरह तरह के फैसले दिए, राहत देने की बात कही, लेकिन जब हम लोगों ने उन मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश की, उस भीड़ में जाकर हमने रिपोर्टिंग की, हमने ये देखा कि तमाम मजदूर इस बात से बिल्कुल आप कह सकते हैं कि संशय में पड़े हुए थे कि उनका भविष्य है क्या। उन्हें पता था कि उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है। जब जब प्रधानमंत्री ने घोषणा की, जब जब कानूनी दुनिया से कुछ कुछ खबरें आती रहीं, वो कुल मिलाकर उन मजदूरों को राहत देने के बजाय उनके लिए ज्यादा कंफ्यूजन पैदा कर रहा था। ऐसे में आपको लगता नहीं कि मानवाधिकार आयोग की भी अपनी कोई भूमिका है, और क्यों नहीं मानवाधिकार आयोग ने इस पूरे मामले को अपने तौर पर, आवाज आपने दी होगी जरूर, लेकिन थोड़ी ऐसे सशक्त आवाज के साथ इसको रखा जाता ताकि मजदूरों को लगता है कि कोई एक स्तंभ तो है जो उसके लिए खड़ा है। नहीं राजश्री, एक में आप पत्रकार हैं, पर पत्रकार होने के नाते मैं आपको एक फिलॉसफी बताना चाहती हूँ कि कोई भी बात पूरी तरह सच और कोई भी बात पूरी तरह गलत नहीं होती। हर चीज में कुछ सही होगा, कुछ गलत होगा, और कुछ गलत होगा, कुछ सही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसका परसेंटेज वेरी करेगा, वो हम लोग समझते हैं। हाँ, इसीलिए मैं आपको वो सच दिखा रही हूँ। वो सच मैंने खुद सड़कों पे जाकर, यमुना एक्सप्रेसवे में मैं आगे 100 किलोमीटर तक गई, मैंने सड़कों पे जाके सच लेकिन देखा। मैडम क्या मैंने आपको गाजीपुर, पता है, मैं बता रही हूँ, मैं आपको कुछ और उदाहरण देना चाहूंगी। आपको पता है कि छत्तीसगढ़ की एक लड़की जो कि 145 किलोमीटर तक चल के तेलंगाना से पैदल आती है और घर से 20 किलोमीटर की दूरी पर उसकी मौत हो जाती है भूख से। वो संज्ञान लिया है आयोग ने। आपको पता है कि ट्रेन में 80 मौतें हो चुकी है मैडम। बिल्कुल, वो कहीं पे बात वो नहीं है, आयोग ने उसका संज्ञान लिया है, इस बच्ची वाले उसका। मैं ये नहीं, मैं कह रही हूँ कि अगर जमीनी हकीकत की बात है तो मैंने स्वयं से, मुझे लगा कि मैं मानवाधिकार आयोग के सदस्य हूँ, मेरा मतलब नहीं बनता कि मैं फेस पे मास्क लगा लूं और मैं अपने रिश्तेदारों से ये डिस्कस करूं कि मैंने आज आलू की सब्जी में नमक डालकर जीरा डाल दिया। तो मैंने सड़कों पे जा जाके पूरा बेवक्त और मजदूरों से बात करी, क्यों जा रहे हैं, क्या शिकायत है, कैसे समाधान हो सकता है। तो मैंने जो, और जितने तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्द फिर एक सॉलिड समाधान, एक देखो ना, मानवाधिकार आयोग की तरफ से जो समाधान है वो एक पूरी फहरिस्त है, जिन्होंने आयोग ने जिन श्शिकायतों का संज्ञान लिया, और आयोग के भी अपनी सीमाएं हैं। मैं बीएन नंदा को जोड़ना चाह रही थी, प्रिंसिपल लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एडवाइजर श्रम मंत्रालय जुड़े हुए हमारे साथ। श्रमिकों के लिए जो मौजूदा कानून है, नंदा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो जो मौजूदा कानून है, यहाँ बात हो रही है कानून की और ये कहा जा रहा है कि बहुत कुछ प्रोटेक्शन उनको मिला है, लेकिन आपको क्या दिख रहा है, उसमें क्या कमियां हैं? The shortcomings in the Interstate Migrant Workmen Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1979 is essentially non-implementation of the Act. What happens is the provisions are there to safeguard their interests, but it starts with the condition that every employer or even a contractor, when they hire these laborers, more than 5 laborers, they are supposed to do a registration with the labor officer. Now, there is this appropriate government is there, which means that in the state sector, state labor officer will do it, and in the central sphere, now the chief labor commissioner central, they are supposed to do this registration. But the problem is that the contractors, suo moto, do not come forward and do this registration. Only after this registration is done, then the Act, the various provisions of the Act, the safeguards which are provided in the Act will kick in. And that's where the implementation is what is lacking. Exactly. किरण जी, आपने देखा कि जो नंदा जी ने बताया वो एक अलग तस्वीर है कि वो कैसे उसको जमीन पर उतारा जाए वो नहीं हो पा रहा है। आपका सवाल? अब
हमारे साथ एक और वरिष्ठ मतलब senior advocate Mr. Pradeep Rai is also here. So in this grave humanitarian crisis, and where the authorities and agencies have also made arrangements for these workers and ensured them to provide them full, try to make them provide them full wages, food, ration, shelter, emergency services, everything is there. But still the economically poor, weaker section, they are lacking in certain reliefs. So what is your suggestion? Because they are walking in the soaring heat. They are walking on foot on the roads, and they are in the trucks also, and lot of accidents are also happening. And with small little children, poor children, they are just walking with their bags and baggages, and even the old people are also with them. So what is your, sir, opinion and suggestion on this point? You see, Kiranji, in these circumstances, when a lot of migrants, because we should not say they are migrants, they are our citizens only, they are from our own estates, they are walking from Bombay, somebody is walking from Karnataka, somebody is walking from Andhra. Jyotika ma'am has rightly said they are not yes, migrants. I have too many examples who are actually coming. There was one primary reason why the government of India and the state governments, they failed, because they could not build up confidence in the mind of those laborers, those hard workers, that you see, we are there to take care of you. And under no means, because they knew that even hospitals are not going to take care of them. Even now, if you go just to AIIMS or any other top hospital, you will not get admission. So this is also a very tedious job. So they knew that there will be no security of their health, there will be no security of their food, and there is nobody to take care of them. Many of the states, many of the like Delhi, UP, Bihar, they are spending a lot of money, they are spending a lot of efforts to take care of them. But again, I will say that it is with so much scarcity that it is not reaching to those poor people. And the affluent society, like I said, Jyotika ma'am, you and many others who have some enough means to who have enough means to survive, even they were also facing many problems. Yes. I don't say that we were in complete comfort. He is an authority. He was on the roads taking this information about the real situation. She was actually apprising herself, apprising the commission. But many of the even commission members, I know few of them, not only Human Rights Commission, many of them who are responsible to take care of those laborers, those workers who are actually on the streets with such agony and such a pathetic situation, those are completely in mask. They have been already quarantined, as if they have already in touch with some corona positive patient. So there were a lot of miscommunication. I really am grateful that Honorable Justice Anil Dave had given us a great advice, and he said that this now we are doing a postmortem. So sir, actually you are completely, you defined certain things, that this is a postmortem only, but this postmortem is required so that we can catch the real culprit. And in future, if similar case happens, then we should not face the same circumstances. So I personally feel, Kiranji, that in these circumstances, first of all, there should have been a measures of confidence building. There we failed. Not only we, I say the media also did not communicate properly. I say that even the government, the state governments did not communicate. Even these migrants who are walking on the road, the police officers are stopping them. They are there to restrain. These are the impediment. They say you can't travel, you can't go to your home. So first of all, I am not going to take care where you are staying. I don't take care of you I will not allow you to go out. I will not give you any facilities. So this kind of situation is such I think is a complete failure of masonry. You see, there is a resolution of the UN where they discuss about the internally displaced persons' rights, in which they say that what is the right of the women, what is the right of the kids, what is the right of the adult person, what is the right of laborers. So we actually failed miserably. I don't say that only India failed. This was an extraordinary situation where almost entire world was facing some problem. But Pakistan, I say that you see their cases are minimal. They also tried to take care of the entire situation properly. But lockdown time, what Justice Dave suggested us, that lockdown time should have been actually extended. They should have actually informed the entire nation that this lockdown is going to remain for more months.
like suppose 8 weeks. It's not a easy thing. A person like Justice Dave, who is a workaholic person who does works every day, even Jyotika ji, she has found some jobs. He is actually roaming on the roads. But you see, what She about has found others? today also. What about others? You have to take care of them. The laborers who are daily working daily, they are making their arrangements. Not only, I don't say workers. You see even lawyers. You see many other sections of the society. They have, somebody has taken loan for the car, somebody has taken loan for the houses, somebody is doing something else. So in all means, there is a complete miscommunication, mistrust, and there was no confidence building measure. So actually there we failed, and I really feel that what Justice Dave had referred, that is completely suitable for this situation. And So Kiran you ji, mean the fear factor is there in the citizens, with the laborers, everybody. So that's why they are just moving to their hometown, to their native town, so that they can get, they are with their family. Because this COVID-19 has put fear in everyone's mind. Now another senior advocate, Mr. Anmol Sidhu, Dr. Anmol Sidhu is there from Punjab. Sir, namaskar, sir. Namaskar. Sir, in this lockdown period, sir, where this great happenings, hapless things are happening in this crisis, so what is after even this migrant labor, those who are working, they are crushed on the daily basis, daily needs, everything, major role of the claims, the rights, and everything is stopped with them, sir. Yes. So what is the what do you think, what is the procedure to monitor them, to hold them? Who is accountable for this? How does we monitor and help them? Main is how, what is the measure, sir? What steps we should, after taking so many steps also still we are lacking. So what is this, sir? Please help us, sir, with this. Guide us. So, my view with regard to the accountability also, this is a crisis in which the whole globe has engulfed this crisis. There are certain things. Although we say we are doing the post-mortem, it is not limited to the post-mortem also. We are to think or give our views with regard to the future. What is the future difficulties which we will face in the coming days? And what is the accountability? You will see this very situation first was reported in some part of the world on 31st of December 1990. And thereafter, even the health emergency was also declared, that is on 30th of January. And the WHO also announced this virus, which is a traveled virus, on 11th of February. But what we have done in between, as Justice Dave has stated, first time a call was given, which is a call for the Janata Curfew, that is on the 21st of March. The international flight, because it was a traveled virus, first time international flights were stopped, while as a preventive measure, it should have been stopped immediately when it was reported as such. If this thing would have been done at that time, we should not, or rather we cannot think that such a situation can happen in our country also or in India. So we were lacking with regard to the preventive measures also. Then comes the remedial measures, especially with regard to the migrant labor. As Justice Dave has stated that there has to be a moratorium for 3-4 days or 5 days. So the overnight lockdown has brought us to this situation. Especially the most affected, Madam has also stated, it is not the particular class of the migrant laborers only, or the salaried migrant laborers. It is the seasonal labor also. It is the other professional classes also. All over the India, those all are affected. So, in the remedial measures also, the overnight lockdown, there are certain lapses. The accountability is there with regard to that. Now, think about the future also, which we can anticipate after this post-mortem also. The labor which has shifted from the receiving states to the sending states, maybe under whatever circumstances, due to the kind indulgence of the Honorable Supreme Court
for providing them the basic facilities as provided under the Disaster Management Act 2005 also. And the government has also provided certain aids also, and the fare, railways, whatever has been done, Shramik, this railways has been started. But can we think that when the whole COVID itself will come down or will be slow down, whether this labor immediately will return to their work? I think not. Because the psychology, which Madam has pointed out, the Chief Editor, the laborer who has traveled 1,000 kilometers, maybe with their family, maybe with the children, maybe with mishappenings, they are not going to come in the near future, even after the close of this whole crisis. So we are facing, when especially the country has stepped from the developing side to the developed side, we will face this crisis more in the coming future. When this total problem will be sorted out, that is to be seen, which are to be anticipated. Because the emotional aspect which has been seen by the laborer while going on foot, covering maybe on cycle. Good suggestions are there, sir, by you. We will definitely keep it in mind, sir. We'll come back to you. That is to be kept in mind. Yes, although sir, definitely. The Supreme Court, the Honorable Supreme Court has taken a, Madam has pointed out the various from 31st of March. Supreme Court is now monitoring every date from 26th of May. Then the next date, only one day was given. On 28th, the order was passed. Directions were issued. And the next date is, I think, 5th of June. So the courts are doing their own duties, responsibility. Now, third level. Yes, sir. But yes. we are for Now, the executive and the legislature. Legislature is to guide, because the national authority is being headed by the Honorable Prime Minister of the India. So Yes, we'll get to back be to you, direct. sir. Now I will just come to Honorable Justice Dave, sir. Sir, in this, when the laborers, they were together, lot in hundreds and thousands they were together. So the social distancing was not even followed. They don't know the meaning of social distancing at that time. So, sir, what is your view that what precautions should have been done, and this migrant labor should have been saved at that time, because they are carrying it to their native place also. So if one of the person is affected, then the remedies are totally different. So please guide us in this. What you say is very true, because they were in a huge group. So the best thing was to transport them to their villages as soon as possible. Because you see, had they been here in a big city, they would have created a problem. But suppose if they go to their villages, I think less problem would have arisen. And secondly, they would not have faced problem. गांव छोटे होते हैं, लेकिन उनके दिल बहुत बड़े होते हैं गांव वालों के. Yes. कोई भूखा नहीं रहता वहाँ. The problem would have arisen here only in cities, big cities. So had they gone earlier, I think problem would not have arisen at all. But anyway, now it's over. Everything is over. Still you can do something. If, according to Rajeshri ji, there are still people on the highway, why not to use state transport buses to transport them as soon as possible? बस को जाने दो खाली. जो अब बैठता है उसे बिठा दो, आगे चला. We can do that. Simple thing, very simple thing. 20-25 आदमी को बिठा लो, बस को जाने दो. बिल्कुल. Why should you not do that? बिल्कुल सर. यहाँ 2-3 और सवाल हैं सर. लाइक यू नो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस सर, कि ये जो मजदूर गांव की ओर लौट रहे हैं सर, अभी जो अगर सोसाइटी में भी देखा जाए तो ये सोशल चेंज भी बहुत आया है सर. जो गांव के लोग पहले से थे वहां पर, वो भी इनको बहुत ज्यादा वेलकम नहीं कर रहे हैं सर. जो आपने तस्वीर कही सर, इसमें कोई शक नहीं कि वही तस्वीर अभी तक गांव की हुआ करती थी, लेकिन कोरोना ने एक्चुअली गांव वालों को भी बहुत डराया है सर, और वो भी अपने घर वालों को भी वेलकम नहीं कर रहे हैं. ये सच्चाई भी है सर. पहले तो सर इसको कैसे निपटा जाए. दूसरा सर, एक और जो सबसे बड़ी समस्या उन मजदूरों को आ रही है कि अब जो कि इतना डर के बड़े शहरों से निकलकर अपने गांवों तक जा चुके हैं, वो कस्में खा रहे हैं कि अब कुछ भी हो जाएगा, हम वापस इस शहर में नहीं आएंगे. अब ऐसे में उनको कैसे जॉब दिया जाएगा,
केवल आज की बात नहीं है, ये अब आने वाले भविष्य की बात है सर। और उसकी वजह से भी तमाम तरह के जो सोसाइटी के अंदर भी कई तरह के प्रॉब्लम्स होंगी। और अब सरकारों ने ये भी कहना शुरू कर दिया है कि अब लॉ एंड ऑर्डर का भी प्रॉब्लम हो सकती है मुझे। तो ऐसे में सर आखिर इनके पास व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फॉर देम सर? बहुत मुश्किल है। They will never think of coming back at least for 3-4 months unless they get an assurance that they are going to get job. They would not come back, and possibly the family members would not permit them to go. They might be having farms. वहां कुछ काम करेंगे, घर पे कुछ संभल के रह जाएंगे। ऑल्टरनेटिव ये है कि छोटे गांवों या तहसीलों में वहां थोड़ी सी इंडस्ट्रीज बना दो, लेकिन ये आजकल में नहीं हो सकता। इट वुड टेक इयर्स। ऑन द कंट्री दैट वुड बी गुड थिंग, बिकॉज एक जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ना पॉपुलेशन एक ही जगह पर, दिल्ली में, बंबई में, अहमदाबाद में, नागपुर में, वो नहीं होगा। छोटे गांव में जगह है वहां। इफ द गवर्नमेंट द पॉलिसी whereby some encouragement given to the local persons, local manufacturers, then I think that's a good way out. So it means sir कि अब जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भाव का नारा दिया है, that is the only way forward sir? क्या पता मुझे, for me to understand, because the poor laborer cannot do anything. He requires somebody's help. Sir. You see, as a student of economics, I say that land, labor, entrepreneur, all these things are required. Only labor cannot do anything. Unless there is somebody to invest money, labor cannot do anything. So everybody should be together. Everyone has to do that thing. Advocate of National Human Rights Commission. So Shobha ji, namaskar. I just want to know, Shobha ji, there are lot of schemes, measures which the government has taken, like Seva Sandhu. They have started the Samrik trains. Then measure skills were there. Lot of things, helpline numbers were there. Every possible way they have tried to help the laborers, those poor, rather economically poor section, with the food facilities, everything they have tried. Government has tried, and the agencies, the state has tried to give in. Even the NGOs, the people, the gurdwaras, everybody, they were distributing food and other things. But still, they were walking, and there were a lot of incidents, like in Aurangabad, train tragedy, killing 16 migrant workers due to once they were walking and on the rail track, and they were asleep. They fell asleep on the tracks due to exhaustion. So, and the other things, that 24 migrant workers, those who were riding in a truck and in the goods vehicle, and at Ayyar district UP, or Ayyar district UP, they were coming from Delhi and all. So even they also were killed. So what is the grievances, the problems of the people over there, the lower section? Please highlight on this. I would also beg to differ with Justice Dave, Jyotika, a dear friend, and Mr. Rai, and also the senior advocate from Punjab. We have not to shy to say they are migrant laborers. One, this is not a post-mortem at all. We are not doing post-mortem because I understand we cannot today say that I wish the lockdown was declared with a 5 days notice and the people were given a chance. All that, I wish all that would have been done today, but still you have the workers, laborers who are walking on the roads. They are still empty stomach. They are carrying their whole home on their head. I've seen a complete family going in a rickshaw, and the two brothers were riding that rickshaw in turns, and the females were getting down on the road which is high up, and they are pushing the rickshaw. So, you know, the stories are n number of it. You can just keep saying the stories. I have been on roads myself. I've been helping these people, and I can tell you the plight. We are all watching on the TV the plight of these fellows. They are migrant. Yes, they are migrant, because when we travel from one state to another state, we migrate. So they are undoubtedly the migrant laborers. That's why they are going to their hometown. Now, we failed as a country
We failed as fellow citizens. We failed as citizens who could do something for them. Yes, n number of people have done for them, but the fact remains that they were walking, they are walking on roads, they are dying on roads, they are walking cluelessly. बहुत बड़ी बात कही है कि एक देश के तौर पर एक व्यवस्था के तौर पर हम सभी फेल हुए हैं और ये आप मानना पड़ेगा हमें। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये एक सच्चाई का बयान है और ये दोनों, ये आपकी यही बात मैं ज्योतिका जी के पास भी ले जाना चाहूंगी और माननीय जस्टिस दवे के पास भी ले जाना चाहूंगी। जस्टिस दवे, मैं बस एक ऐड करूंगी राष्ट्रीय जी कि जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इन्वोक हुआ तो प्रोविजंस है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में नेशनल प्लान के, विच इज अ मैंडेटरी प्रोविजन। अ नेशनल प्लान हैड टू बी मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, which had to be replicated with the subjective corrections by the state government and then by the district management. And the district magistrate had to see and show the implementation of the same. Now, can anyone in the panel tell me, have they ever seen the national plan? I have myself done the research. I could not lay my hands to any national plan made under the Disaster Management Act 2005 after invocation of the act for this pandemic. बिल्कुल, ये पैनल से भी ज्यादा जरूरी सवाल है उन तमाम रहनुमाओं से पूछने का जो ये बनाते हैं और उसमें भूल जाते हैं कि हमारे देश का अंतिम व्यक्ति जब तक सुखी नहीं होगा तब तक देश में अदालत और संसद का भी कोई मतलब नहीं। जस्टिस दवे, माय क्वेश्चन इज टू यू, डू यू थिंक रियली सर दैट वी हैव फेल्ड ऑन दिस ग्राउंड? देखो, जो होगा सो हो गया। आई से टुडे ऑल्सो सारी स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस को हाईवे पे जाने दो सर, 20-20 लोगों को लेके जाने दो। दिस इज द वे आउट। यू सी, जो हो गया है उसमें कुछ नहीं कर सकते हम। दिस इज द वे आउट बिकॉज राइट नाउ अकॉर्डिंग टू यू आर ए जर्नलिस्ट, यू से दैट स्टिल पीपल आर ऑन द रोड। बिल्कुल सर, तो जाने दो उनको, हर एक हेडक्वार्टर से बसेस को निकलने दो। बिल्कुल। व्हाई डू वांट टू क्रिएट अ प्रॉब्लम बाय थिंकिंग अबाउट पास्ट? आज करो ना कुछ जो हो सकता है वो। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर नॉट डूइंग दैट, व्हाई गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग दैट। बिल्कुल, वे बिल्कुल सर, ये भविष्य के बारे में सोचना ज्यादा जरूरी है। जी, अब मैं ज्योतिका जी से पूछना चाहूंगी। ज्योतिका जी, आपने एक राउंड में सभी तमाम पैनलिस्टों को सुना, अब इसको कहते हैं कि जैसे सारी बंदूकें आपकी ओर घूम जाएं और उम्मीद आपसे और उम्मीद आपसे जुड़ जाए, क्योंकि मैं एक मीडिया में रहने की वजह से हम सभी को एक जनरल सी फीलिंग होती है कि अदालत के पहले मानवाधिकार, सभी जगह ये तमाम कहानियों में मानवाधिकार सबसे बड़ा इशू है। आप विदेशों में देखें, वहां पर भी पलायन हुआ, जिस तरह से वहां से डील किया गया। ज्योतिका जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि वहां के आखिर वहां कौन सी जादुई छड़ी थी कि वहां सब कुछ ठीक ठाक रहा, हमारे यहाँ सब कुछ खराब? राष्ट्रीय देखिए, 130 करोड़ की आबादी का देश है ये, और जो सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में बोला था कि 2011 के सेंसस के अनुसार 4 करोड़ माइग्रेंट हैं, और जो लेबर मिनिस्टर ने बोला था कि 3.5 करोड़ लोग रजिस्टर्ड है बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में, और जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने बोला था कि 8 करोड़ लोग पीडीएस सिस्टम से बाहर हैं। तो मैं ये कह रही हूँ, ये सभी आंकड़े 10-10, 15-15% इससे ज्यादा होंगे। बिल्कुल। तो जो हम किसी पश्चिम के देश से मुकाबला नहीं कर सकते, हम किसी छोटे देश से मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे देश की अपनी जनसंख्या और हमारे देश का जो इतना विस्तृत फैलाव है, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग जीने के शैलियां हैं, इसलिए मुकाबले की बात नहीं कर रही मैं। और जो भविष्य के लिए जो वे फॉरवर्ड है वो बहुत स्पष्ट है, जो कि हमारे मंत्री महोदयों ने जिसको स्वीकारा, जो हमारे सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में स्वीकारा, तो वो सब लोग जो इस रजिस्ट्रेशन की सीमा के बाहर है, जो वही बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर जो रजिस्टर्ड नहीं है, जैसे मैंने बताया, जो एक मेन उनके साथ जो फ्लॉ आता है, कभी आती है कि उनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो एक मुहिम चलाकर, और मानवाधिकार आयोग सुप्रीम कोर्ट में अपना इंटरवेंशन की एप्लीकेशन लगाने की सोच रहा है कि ये जो बात है कि एक मुहिम चलाकर सभी वर्कर्स को बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट के तहत रजिस्टर किया जाए, एक मुहिम चलाकर सभी को पीडीएस सिस्टम में, मतलब अगर 8 करोड़ कह रहे हैं तो 10 करोड़ होंगे, सभी को वो जो पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसमें रजिस्टर किया जाए। 1 कार्ड 1 नेशन जो अभी सरकार ने घोषणा की है कि कहीं से भी वो जो
माइग्रेंट है या वर्कर है, जो भी व्यक्ति है, अगर वो पीडीएस है तो अपने राज्य से या दूसरे राज्यों से वो उस राशन को ले सकता है। तो उसको मुहिम चलाकर उसकी रजिस्ट्रेशन करी जाए। और इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स जो एक्ट है, मैंने पहले भी बता दिया, कानून बनाने आसान है, उनको लागू कराना जब तक हमारे पास लोग नहीं होंगे, साधन नहीं होंगे, नहीं हो सकेगा। मनरेगा को स्ट्रेंथन किया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मनरेगा के वेजेस बढ़ाए गए हैं, उसमें आवर्स बढ़ाया जाए और मनरेगा को गांव की संस्कृति के साथ जोड़ा जाए। ऐसे कुछ कार्यों को हमें एक सीमाबद्ध तरीके से, एक समय के साथ, और ये डुएबल है, ये रिकॉग्नाइज है, आइडेंटिफाइड है, बिल्कुल डुएबल है। इनको करके हम लगता है आने वाले समय में अगर इस प्रकार की कोई समस्या आएगी तो हमारा देश उसको बहुत बेहतर तरीके से फेस कर पाएगा। बिल्कुल। एक और सवाल मेरा जरूर होगा आपके साथ। जब आप ये सारी बातें कर रही थी, मेरे दिमाग में आ रहा था कि क्या महिला मजदूर जो हैं, लेबर जब आप कह रही हैं, श्रमिक जब आप कह रही हैं, तो महिला और पुरुष सबके लिए कह रही हैं, लेकिन मैं जहां तक समझती हूं कि महिला मजदूरों की अपनी भी अलग समस्याएं होती हैं। क्या उनके लिए भी कुछ खास कदम ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से उठाया जाएगा? एक मैं थोड़ा सा ये जो मजदूरों के साथ मैंने काम किया, मतलब मैं जानती हूँ इस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की, उनकी जो बात है, ये जो मजदूर आते हैं ये परिवार सहित आते हैं। पत्नी होती है, बच्चे भी साथ में होते हैं। एक 3 साल का बच्चा होता है, एक प्रेग्नेंट, जब 30 जन्म हुए हैं मेरे ख्याल, ट्रेन में जो एक इस महीने में 30 बच्चों का जन्म हुआ है और कईयों का रास्ते में जन्म हुआ, तो वो सब परिवार के साथ आते हैं। वहीं पे उसको कुली बोलते हैं, वो मिस्त्री या मजदूर है, पत्नी को कुली बोलते हैं, बच्चे होते हैं, और वही इन C2 कंस्ट्रक्शन होती है, कंस्ट्रक्शन के ऊपर ही ये मजदूर रहते हैं। तो इन महिलाओं की जहां तक बात होती है, तो रजिस्ट्रेशन की जब मैं बात कर रही हूं, तो जहां मजदूर की रजिस्ट्रेशन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन उसमें होनी चाहिए, महिला मजदूर की भी होनी चाहिए। जिस दिन हम ये देश एक जिम्मेदारी के तौर पर हम कह सकते हैं कि हम सब फेल हुए हैं, पर आज हमारे पास मौका है कि हम उसको, जो हम फेल हो रहे हैं, जैसे हम कहते हैं कंपार्टमेंट आई है, ये अगले साल पास हो जाए, तो जो भी उस स्ट्रक्चर से बाहर है, जो हमारे कानून की सीमाओं से बाहर है, उन सबको एक मुहिम चलाकर हम रजिस्टर्ड करें, ताकि वो जब राशन की लाइन में राशन ले तो एक मैटर ऑफ राइट ले। आज अगर लाइन में खड़े होकर भोजन लेते हैं तो वैसे मैटर ऑफ राइट नहीं है, उनको लगता है कि कोई हमारे पर कृपा कर रहा है। अपने पीडीएस राशन से लेगा तो कहता है ये मेरा राशन है, मुझे दो, इसका गेहूं की क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसका माप तोल अच्छा। बिल्कुल, जैसे जस्टिस दवे ने भी कहा कि भविष्य के बारे में सोचने की जरूरत है, जो हो गया सो हो गया। डुएबल। किरण जी, अलका जी की बात बीच में रह गई थी। अलका जी, मैं आपसे पूछ रही थी फिर से कि जैसे ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर्स पास करती है, वेदर इट इज मेजर्स वर टेकन to implement them in the district level, in the lower level, at the site where the actually migrant laborers were there working, or in the quarantine zone where they were there. So uska implementation, whether the trained counselors have gone, whether the police magistrates have gone, district magistrates have gone, whether the authorities, local authorities have taken care of them, please highlight on this. देखिए 3700 ट्रेन्स जो अभी ऑपरेट करी गई फर्स्ट फेज से, और बसेस अप्लाई करी गई, और 3 करोड़ तक लोग जाए जा सकते हैं अपने प्लेस पे। 5 लाख माइग्रेंट ट्रैवल किए हैं। वहाँ के लोकल अथॉरिटीज की कि उनका जो प्रॉपर मेडिकल रूटीन फैसिलिटी दे शुड बी प्रोवाइडेड प्रॉपर्ली, उनकी प्रॉपर की जाए। आगे जो आप पूछ कर रही है कि आगे इनका भविष्य के बारे में आप बताइए कि ये लेवल पे क्या बनता है। देखिए, इनका जो जरूरी है, उनको वापस लाना इस समय बहुत जरूरी है, उनको दोबारा काम के लिए आ सकें। लेकिन इस समय लोकल लेवल पे भी लोगों की जिम्मेदारी बढ़ती है, वहाँ के अधिकारी की जिम्मेदारी बढ़ती है। जब तक यहाँ पर वापस नहीं आ पा रहे हैं, तब तक उनको थोड़ा उनको तरीके से एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, क्योंकि आगे की जिंदगी के बारे में जाए कि उस महीने तो वापस नहीं आ पाएंगे, अभी तो वो यहाँ से जा ही रहे हैं। एक बड़ी बात कही तमाम पैनलिस्टों ने, और मेरा आखिरी सवाल होगा जस्टिस दवे से ही। जस्टिस दवे, एज यू सेड दैट वी नीड टू लुक फॉरवर्ड, रादर जो हो गया वो हो गया, और बीती ताही बिसार दे आगे की सुधिले जिसको कहते हैं। लेकिन सर, यहाँ पर एक मैं आपसे जरूर जानना चाहूँगी कि आप क्या सजेशन देना चाहेंगे अपने ब्रदर्स को, कि एक जनरल से शिकायत रही हम लोगों को कि बहुत उतने संवेदनशील नहीं हो पाई अदालतें जिस वक्त होनी चाहिए थी। व्हाट विल बी योर सजेशन सर टू गवर्नमेंट? I would not like to make any suggestion, because you see, each and every judge is different. I was different, somebody else is different, so I cannot say anything. Sir, and still I am not that senior that I can give suggestion to somebody else. I did my job, that's all.
You are politically very correct, sir. So, but what is his No, not suggestion for the politically, common people, sir? Kiran ji has judged me because she used to appear in my court. She can say something about me. I would not say anything about. Thank you, sir. Always appreciate you, sir. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और you तमाम so much. मेहमानों को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और जिस तरह से आपने अपनी बात रखी, इस पे कोई शक नहीं कि हमने कोशिश की है मजदूरों की आवाज़ बनने की। लेकिन यहीं पर एक सच और भी है जो अल्लामा इकबाल के आवाज़ में कही जाए, शब्दों में कि तू कादिर व आदिल है मगर तेरे जहां में है तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। वाकई बंदाए मजदूर जो है, जो जितने भी मजदूर हैं, हम लोग सभी बंदाए मजदूर ही हैं। हमारी औकात बहुत तल्ख है, श्रमिकों की बहुत ही ज़्यादा है। और इस शहर में जो तस्वीरें हमें दिखीं वो कुछ ऐसी तस्वीरें दिखीं कि शहर में मजदूर जैसा दरबदर कोई नहीं, जिसने सबके घर बनाए उसका घर कोई नहीं। अब इस उम्मीद में, जबकि ज्योतिका जी ने कहा है और जस्टिस दवे ने कहा है, हमारे तमाम मेहमानों ने कहा है, इस उम्मीद में कि अब आने वाले समय में इन मजदूरों का भी घर होगा, काम होगा, इनकी पहचान होगी और ये हम सब के साथ हम शाना चलेंगे, हमसे कंधा से कंधे मिलाकर चलेंगे, हमारा हाथ बनेंगे, हमारी आवाज़ बनेंगे। आज हम उनकी आवाज़ बन रहे हैं, कल वो हमारे देश के भविष्य की आवाज़ बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का इस कार्यक्रम को देखने के लिए। और आप जहाँ भी हैं, अगर आप कुछ भी कर सकते हैं श्रमिकों के लिए तो ज़रूर हाथ बढ़ाएं, क्योंकि एक हाथ बढ़ाने से भविष्य बहुत बदल सकता है। जी किरण जी। मैं ऐड इसमें करना चाहूँगी जरूर कि वो एक स्टेट के नहीं है, एक नेटिव प्लेस के नहीं है। ये जो लोग चले जा रहे हैं, जो पुअर सेक्शन के, जो गरीब है, ये हमारे देश की जनता है। दे आर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम। प्लीज़ डू समथिंग फॉर देम। उनके लिए करिए, उनके साथ चलिए, उनके लिए हेल्प करिए, जो भी आप बेस्ट कर सकते हैं। और इनको आप वापस अपने जहाँ पे नौकरी कर रहे थे उनको वापस बुलाइए नौकरी पे और उनको पूरा पैसा दीजिए। गिव देम वेजेस एंड एवरीथिंग, हेल्प देम। जी, दैट इज व्हाट माय व्यू इज। जी बिल्कुल, और यही भविष्य हो सकता है। और इसी तरह से आने वाले दिनों में हम तस्वीर को बदल सकते हैं और हमें कभी भी अब इस तरह की बहस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि हम सब मिलकर हाथ बढ़ाएंगे तो श्रमिकों के अधिकारों पर बहस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे एक ऐसे ही ज्वलंत मुद्दे के साथ और इसमें आपकी भी राय जानेंगे, सुनेंगे। नमस्कार।